तो बच्चों, आज हम आपको थॉमस हॉब्स के संप्रभुता के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। थॉमस हॉब्स को हम आधुनिक संप्रभु राज्य के पिता के रूप में भी जानते हैं, यानी थॉमस हॉब्स को संप्रभुता के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और हॉब्स का जो प्रभुसत्ता का सिद्धांत है वो सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप ही अस्तित्व में आया। हॉब्स ने सबसे पहले अपनी शक्तियुक्त संप्रभु का वर्णन किया है, और ऐसी संप्रभुता जो पूरी तरह से निरंकुश है। हॉब्स जो है वो प्रभुसत्ता का प्रबल समर्थक माना जाता है। आधुनिक समय में अगर हम देखें तो प्रभुसत्ता राज्य की अनियंत्रित शक्ति है, जिस पर किसी का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, जिसको कि आवश्यक जन समर्थन और शक्ति प्राप्त होती है। आधुनिक अर्थ में प्रभुसत्ता का अर्थ कानून बनाने और उसका प्रशासन करने के लिए राज्य का अनियंत्रित एवं सर्वोच्च अधिकार है। इसी के साथ ही आज के युग में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रभुसत्ता है, क्योंकि इसके कारण ही राज्य अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों तथा व्यक्ति समुदाय को आदेश देने और उनका पालन करवाने की शक्ति रखते हैं। यह प्रभुसत्ताधारी वैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति व समुदाय से उच्चतर होता है, और वह उस सर्वोच्च शक्ति का धारक होता है जिसके बल पर वह दूसरे लोगों से अपनी बात को मनवाता है, अपने आदेशों का पालन करवाता है। तो गैटल भी कहता है कि किसी भी अन्य विद्वान ने प्रभुसत्ता की असीमित प्रकृति का वर्णन नहीं किया है जितना कि हॉब्स ने। यानी प्रभुसत्ता के विचार का उदय सबसे पहले रोमन साम्राज्य तथा उस समय के राजाओं के अंदर देखने को मिलता है। मध्यकालीन युग में पोप तथा होली रोमन साम्राज्य के दौरान भी प्रभुसत्ता को नहीं समझा गया। प्रभुसत्ता के विचार को मैकियावेली की देन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा एकाकी राज्य का विचार माना है, लेकिन उसने प्रभुसत्ता के बारे में लिखा कुछ भी नहीं है। बोधा भी ये कहता है कि प्रभुसत्ता प्रजाओं और नागरिकों पर एक परम अधिकार है, पर उसने संप्रभुता पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। लेकिन हॉब्स ने सबसे पहले अपने संप्रभुता को निरंकुश, अविभाज्य, असीमित, सर्वव्यापी बना करके उसे बोधा के ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून आदि प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। यानी एक विचारक हैं सी वाहन, वो ये कहते हैं कि हॉब्स ही एक ऐसा दार्शनिक है जिसने सर्वप्रथम इस बात का अनुभव किया कि राज्य के एक पूर्ण सिद्धांत में मूल विचार संप्रभुता का है, और उसने ही सर्वप्रथम संप्रभुता के स्थान, कार्यों और सीमाओं को निश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। तो हॉब्स ये कहता है कि संप्रभु एक वह व्यक्ति है जिसको एक विशाल जन समूह ने स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे से समझौता करके इस उद्देश्य से अपना संप्रभु बना लिया है, अपना ईश्वर बना लिया है कि वह उनकी सुरक्षा और शांति के लिए उन सबकी शक्तियों व साधनों का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सकता है। यानी जहाँ भी नागरिक या राजनीतिक समाज पाया जाता है वहाँ पर संप्रभुता आवश्यक है। व्यक्ति की निरंकुशता पर रोक लगाने व सभ्य समाज की स्थापना के लिए किसी भी ऐसी सर्वशक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि विघटनकारी तत्वों से हम निपट सकें। इसलिए हॉब्स ने इस तरह की संप्रभुता शक्ति की कल्पना की थी। अब हम आगे देखेंगे कि हॉब्स ने जिस संप्रभुता का प्रतिपादन किया उस संप्रभुता की क्या विशेषताएं थीं। तो हॉब्स ने जो अपनी संप्रभुता की व्याख्या की है उसमें सबसे पहली विशेषता आती है संप्रभुता सर्वोच्च, यानी सोवरेनिटी इज़ द सुप्रीम पावर। यानी हॉब्स का जो संप्रभु है वो सर्वशक्तिमान है। सोवरेनिटी क्या होती है, जिसको हम कहते हैं सुपर एनस। सुपर यानी सर्वोच्च, एनस माने शक्तिशाली। सर्वोच्च शक्तिमान जो होता है उसको ये हम संप्रभु कहते हैं, उसको ये हम सोवरेनिटी कहते हैं। तो राज्य के समस्त सर्वोच्च शक्ति उसी में केंद्रित होती है। वह कानून का निर्माण करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसको लागू करता है, उसे युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार होता है, उसको
अपने देश की मुद्रा बनाने का अधिकार होता है, संपत्ति का हस्तांतरण करने का अधिकार होता है, और इस हस्तांतरण से उसकी संप्रभुता में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आती। वो अपनी शक्तियों का हस्तांतरण आसानी से अपने कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए वो शक्तियों का हस्तांतरण कर सकता है। उसके समान अन्य कोई भी सर्वोच्च शक्ति नहीं होती। दूसरा पॉइंट आता है, संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है, यानी सोवरेंटी इज अ सोर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव लॉज। यानी हॉब्स की जो संप्रभुता है वो कानूनी संप्रभुता है। कानून निर्माण की शक्ति संप्रभुता के संप्रभु व्यक्ति के पास होती है। वह समस्त विधेयात्मक कानूनों का सोर्स होता है, स्रोत होता है। कानून संप्रभु का आदेश होता है, यानी जो भी कोई संप्रभु व्यक्ति आदेश देगा वो उसको ही कानून मानता है। संप्रभु संसद को कानून बनाने की आज्ञा दे सकता है। हॉब्स का सिद्धांत सत्ता के केंद्रीकरण पर पूरी तरह से जोर देता है। तो कानून की जो एक विरल धारा है वो संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति से ही निकलती है। अगला पॉइंट आता है, संप्रभु अदंडनीय है, यानी सोवरेंटी इज अनपनिशेबल। यानी जो संप्रभु व्यक्ति होता है, जो सर्वशक्तिमान व्यक्ति होता है, उसको कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता। ये कहा जाता है कि राजा कभी कोई गलती नहीं कर सकता, या संप्रभु वो जनता के हित में कानून बनाता है और वो कभी भी कोई गलती नहीं करता, इसलिए उसको दंड देने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता। लेकिन अगर कोई भी अवांछित कार्य हो भी जाता है तो उसके लिए जनता को ही दोषी ठहराया जाता है, इसलिए जनता को ही दंड दिया जाना चाहिए। तो संप्रभु कभी भी दंडनीय नहीं होता। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है, संप्रभुता अनुत्तरदायी है, यानी सोवरेंटी इज इरेस्पॉन्सिबल। संप्रभुता उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि समझौता प्रजाजनों के बीच में होता है और संप्रभु समझौते का कोई पक्ष नहीं होता। इसलिए प्रभुसत्ता संपन्न शासक द्वारा समझौते का कभी भी कोई उल्लंघन नहीं हो सकता। समझौते का पालन करना ही न्याय है। जो प्रभुसत्ता संपन्न शासक होता है वो कभी भी अन्याय नहीं कर सकता। जो संप्रभु व्यक्ति होता है वो अपने कार्यों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। उसके द्वारा शक्तियों का प्रयोग अन्याय नहीं होता, इसलिए वो सभी प्रकार के बंधनों से और शर्तों से मुक्त होता है तथा राज्य का कोई भी व्यक्ति उसकी अधीनता से मुक्त नहीं है। वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता, बल्कि जिन लोगों को वो अपनी शक्तियों आदेशों को देता है वो सभी लोग उस संप्रभु व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और अगर वो उस कार्य को पूर्ण रूप में नहीं कर पाते हैं या उस कार्य का उल्लंघन करते हैं तो वो संप्रभु के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसलिए संप्रभु व्यक्ति जो होता है वो कभी भी किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, संप्रभुता नागरिक समाज का अनिवार्य अंग है। सोवरेंटी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सोसाइटी। संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व होता है। इसके अभाव में नागरिक समाज की कल्पना असंभव है, हम कर ही नहीं सकते। संप्रभुता तथा राज्य की उत्पत्ति एक साथ होती है, एक के अभाव में दूसरे की कल्पना असंभव है। जहाँ राज्य होगा वहाँ संप्रभुता भी होगी, अन्यथा उसके अभाव में अराजकता होगी। अगर संप्रभुता है तो राज्य है, और राज्य है तो संप्रभुता है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। संप्रभुता नागरिक समाज का एक अनिवार्य अंग होता है। इसके अलावा संप्रभुता अपरिवर्तनीय होता है। सोवरेंटी इज इररिवोकेबल। समझौता द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपना ईश्वर स्वीकार करने के बाद उसकी स्वीकृति के बिना उसके राजत्व को इनकार नहीं कर सकते। इसलिए समझौते के द्वारा जनता से क्रांति का अधिकार भी छीन लिया जाता है। व्यक्ति समझौते का अंत करके उस भयंकर प्राकृतिक अवस्था को वापस नहीं जा सकते। इसलिए सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार का जो नियम है वो गलत है। कोई भी व्यक्ति उसका विद्रोह नहीं कर सकता, अतः संप्रभुता को बदला नहीं जा सकता। इसलिए हॉब्स का जो संप्रभु है वो असीमित है और निरंकुश है। निरंकुश यानी ने प्लस अंकुश, जिस पर किसी भी तरह का कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता, उसको हम निरंकुश कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है युद्ध और शांति का निर्णायक।
यानी जो कॉन्क्लूजन ऑफ वॉर एंड पीस। हॉब्स के अनुसार संप्रभु को अन्य राज्यों से अपनी इच्छा अनुसार युद्ध करने की, शांति करने की और समझौते के मार्ग को अपनाने का अधिकार पूरी तरह से प्राप्त है। संप्रभु अपनी इच्छा के अनुसार युद्ध में अपनी सेना शक्ति का प्रयोग कर सकता है, अतः संप्रभु युद्ध व शांति का एकमात्र निर्णायक होता है। संप्रभु ही सामान्य हित में युद्ध व शांति का एकमात्र निर्णायक माना जाता है। कानून निर्माण तथा कानून में परिवर्तन करने का अधिकार भी संप्रभु को होता है, लेकिन उसे कोई बांध नहीं सकता। इसलिए जो कानून होते हैं उसके आदेश ही माने जाते हैं। लोगों के विवादों को सुनना, कानूनों द्वारा उन पर निर्णय देना, ये कार्य संप्रभु का ही होता है। अतः संप्रभु जो है वो प्रत्येक कानून व न्याय का स्रोत माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, संप्रभु को विचारों तथा लोगों की संपत्ति पर पूरा अधिकार है। सोवरेनिटी हैज़ कंप्लीट राइट ओवर सब्जेक्ट्स, थॉट्स एंड प्रॉपर्टीज़। हॉब्स का संप्रभु असीमित है, लिमिटलेस है, उसकी शक्तियों पर किसी भी तरह का कोई भी पाबंद नहीं है। संप्रभु का लोगों की संपत्ति पर, उसके विचारों पर पूरा नियंत्रण है। वह जिसकी चाहे संपत्ति छीन सकता है और चाहे किसी भी व्यक्ति के विचारों पर भी रोक लगा सकता है, और वो जब चाहे किसी भी तरीके से संपत्ति और विचारों का हस्तांतरण कर सकता है, उन पर नियंत्रण कर सकता है। तो इसलिए कानून संप्रभु का आदेश होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो अपने आदेशों को कानून के रूप में भी परिवर्तित कर सकता है। इसके अलावा संप्रभुता अविभाज्य है और अदेय है। सोवरेनिटी इज इंडिविजिबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। बोधा की बात हॉब्स भी संप्रभुता को अविभाज्य मानता है। संप्रभुता का विभाजन कभी नहीं हो सकता। शासन प्रणाली कोई भी हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संप्रभुता अवश्य होती है। संप्रभुता उस समय भी थी, उदाहरण के तौर पर जब हमारा भारत गुलाम था, लेकिन उस समय संप्रभुता किसकी थी? ब्रिटिश की, अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन संप्रभुता थी। चाहे कोई भी संप्रभुता हो, किसी भी राज्य में कोई ना कोई संप्रभुता का होना आवश्यक होता है। इसलिए राज्य स्वयं में समाप्त हो जाता है। हॉब्स ये कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों ही शक्तियाँ एक ही संप्रभुता के हाथों में होती हैं। हम इनको अपने कार्यों को सुलभता से करने की वजह से ही हम उसमें उन शक्तियों को बांट देते हैं, जिससे कि हमारा कार्य आसानी से हो सके। इसके अलावा संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है, यानी सोवरेनिटी इज़ द सोल सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। यानी हॉब्स का संप्रभु समस्त शक्तियों का जन्मदाता है। समस्त अधिकारी उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही प्रयोग करते हैं। प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति संप्रभु के द्वारा ही की जाती है। अधिकारियों को उनके पद से हटाने का कार्य, उनको दंडित करने का अधिकार भी संप्रभुता का ही होता है। जो संप्रभु व्यक्ति होता है वो ही अधिकारियों को उनके पद से अलग कर सकता है। तो इसलिए सर्वशक्ति का केंद्र जो है वो संप्रभु होता है। इसके अलावा संप्रभुता असीमित होती है, यानी संप्रभुता हमेशा असीमित होती है, उसको किसी भी तरह से कोई भी रोक नहीं सकता। सोवरेनिटी इज़ अनलिमिटेड। संप्रभु एक कानून का एकमात्र स्रोत होता है, एक उसका व्याख्याकार होता है। वह कानून नागरिक कानूनों के अधीन नहीं रहता, क्योंकि संप्रभु का आदेश नागरिक कानून है और संप्रभु पर उसका आदेश लागू नहीं हो सकता। तो हॉब्स कहता है कि राज्य के लिए कानूनों का पालन करना आवश्यक नहीं है। प्राकृतिक विधि की व्याख्या संप्रभु ही करता है, इसलिए वह संप्रभु द्वारा आदेशित नागरिक विधि के प्रतिकूल नहीं हो सकती। दैवीय कानून भी संप्रभु के विधान के प्रतिकूल नहीं हो सकते। इसलिए संप्रभु की शक्तियाँ असीमित होती हैं, कानून से ऊपर होती हैं। उसकी शक्तियों को कानून के द्वारा नहीं बांधा जा सकता और न ही उसके विरुद्ध किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो कानून जो है, कानून और नैतिकता उसकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। इसके बाद में हम आते हैं संप्रभुता के
अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सोवरेन। संप्रभु के अधिकार वो अधिकार माने जाते हैं जो उसे करार द्वारा यानी समझौते के द्वारा प्राकृतिक मनुष्य में समर्पित किए गए हैं। संप्रभु के अधिकारों की सीमा का निर्णय मनुष्य नहीं कर सकता बल्कि प्रकृति करती है। तो कुछ मुख्य अधिकार और कर्तव्य इस प्रकार हैं, जैसे कानून बनाने का अधिकार, राइट टू मेक लॉ। यह अधिकार संप्रभु का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। राजा को कानून बनाते समय उनको सामान क्रियान्वित करने का कर्तव्य भी होता है। तो कानून बनाते समय संप्रभु का कर्तव्य क्या होता है कि वे ऐसे कानून बनाए जिनसे अधिक से अधिक या लगभग सारी जनता के हितों की पूर्ति हो, जिनसे सारी जनता लाभान्वित हो। दूसरा क्या है कि कानून की व्याख्या व उसको क्रियान्वित करना, राइट टू इंटरप्रेट एंड इम्प्लीमेंट लॉ। संप्रभु का यह अधिकार और कर्तव्य होता है कि कानून की व्याख्या और व्यवस्था करे। इसके द्वारा वो निर्णय करने तथा उस निर्णय को उचित रूप से दंड द्वारा क्रियान्वित करने का अधिकार और कर्तव्य भी संप्रभु का ही होता है। कानून को लागू करने की बाध्यकारी शक्ति भी संप्रभु के पास ही होती है। कानून को क्रियान्वित करने का कर्तव्य भी संप्रभु का ही होता है। इसके बाद आता है नीति निर्माण का अधिकार, राइट टू मेक पॉलिसीज़। यानी इस अधिकार के द्वारा संप्रभु को शासन करने और शासित लोगों की जीवन सुरक्षा के लिए नीति निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। तो जन कल्याण के लिए नीति निर्माण करने का कर्तव्य भी दिया गया है। शासक को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिनसे अधिक से अधिक नागरिकों का और समाज का कल्याण हो। इसके अलावा प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संप्रभु को मंत्रियों, सेनापतियों, परामर्शदाताओं, न्यायाधीशों और दूसरे सार्वजनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी होती है और वो उनके कानून और कार्यों की भी निगरानी करता है। इसलिए अतः संप्रभु राज्य में प्रशासन का सर्वे सर्वा होता है, ऑल इन ऑल। इसके अलावा संप्रभु को राज्य में न्याय की स्थापना हेतु अपराधियों को दंड देने का भी अधिकार है। कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, हत्या करता है या जो कानून की अवहेलना करता है, ऐसे लोगों को दंडित किया जाना आवश्यक होता है और इनके दंड का निर्धारण संप्रभु के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राज्य का सर्वे सर्वा होने के कारण संप्रभु को युद्ध या शांति या संधि करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। वो जब चाहे आवश्यकता पड़ने पर युद्ध की भी घोषणा कर सकता है, जब चाहे वो शांति का प्रस्ताव भी कर सकता है और जब चाहे आवश्यकता पड़ने पर वो संधि प्रस्ताव भी पारित कर सकता है। इसके अलावा उसे प्रजा पर कर लगाने का भी अधिकार है, वो अपनी प्रजा पर टैक्स भी लगा सकता है। इसके अलावा राज्य में शांति बनाए रखने के लिए संप्रभु को भाषण व लेखन पर नियंत्रण का भी अधिकार प्राप्त होता है। राज्य के नागरिकों को पुरस्कार करने का और सम्मान देने का अधिकार भी संप्रभु को होता है। जब वो चाहे, उसे लगता है कि किसी व्यक्ति को हम पुरस्कार दें, किसी व्यक्ति को हम सम्मान दें, तो ऐसे व्यक्तियों को समाज में से ढूंढ करके वो पुरस्कृत भी कर सकता है और उनको सम्मानित भी कर सकता है। इसके अलावा नागरिकों के झगड़े सुलझाना, न्याय करना, ये भी संप्रभु का प्रमुख कर्तव्य है। नागरिकों के जान माल की रक्षा करना भी संप्रभु का कर्तव्य माना जाता है। इसके अलावा जो अपराधी होते हैं उन अपराधियों को क्षमा करने का अधिकार भी संप्रभु के पास होता है। वो चाहें तो किसी भी अपराधी को क्षमा करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा अच्छा प्रशासन देना, राज्य में शांति कायम रखना संप्रभु का प्रमुख कर्तव्य होता है। इसके अलावा राज्य की उन्नति में प्रयास करना, कानून की समानता या प्रजा को संतुष्ट जीवन के लिए उनको आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना संप्रभु का कर्तव्य होता है। तो इस तरह से ये संप्रभु के अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, जो उन्होंने अपने नागरिकों के लिए बनाए हैं, जो किसी भी संप्रभुता के, इसलिए उनको हम संप्रभुता का जनक कहते हैं कि उन्होंने अपने राज्य को इतना संप्रभुशाली बना दिया, इतना सर्वोच्च शक्तिमान बना दिया, या ऐसे सर्वोच्च शक्तिमान राजा की वो कल्पना करते हैं
तो ये आपके सामने मैंने थॉमस होब्स के संप्रभुता के सिद्धांत के बारे में उनको बताया। और अगली फाइल में अगली स्लाइड में मैं आपको संप्रभुता की आलोचना के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।